हाँ जी। ओके। चलें जी, एक्सेल फाइल आप लोग देख सकते हो यहीं पे। इससे जो है वो आज हम दोबारा टी टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन इज, टॉक्सिकोलॉजिस्ट वांट टू कंपेयर द इफेक्ट ऑफ टू डिफरेंट ड्रग्स। ड्रग्स आर डिफरेंट ऑन लिवर एंजाइम लेवल इन rats. The toxicologist randomly assigned 16 rats in two groups. ऑब्वियसली यहाँ पे टू ग्रुप्स हैं तो हम टी टेस्ट लगाएंगे। अभी हमने पहचानना ये है कि टी टेस्ट कौन सा लगेगा। ग्रुप ए रिसीव ड्रग ए, ग्रुप बी रिसीव्स ड्रग बी। ठीक है। 16 रैट्स हैं, 16 रैट्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया है रेंडमली, 8 8। वन ग्रुप को दिया गया है ड्रग ए और दूसरे ग्रुप को दी गई है ड्रग बी। आफ्टर अ पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट्स, maybe 1 week, maybe 15 days or 1 month, the liver enzyme levels unit per liter में मेजर किया गया है। दिस इज द यूनिट टू मेजर एंजाइम आर मेजर्ड फॉर ईच रेट। और उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं ये टेबल में दिए गए हैं। तो जल्दी से मुझे कोई बताए कि दिस इज द एनालिसिस जो हम करने जा रहे हैं। इसमें दो ग्रुप्स हैं हमारे पास और दोनों इंडिपेंडेंट है, तो इस पे कौन सा टेस्ट लगेगा? T2 टेस्ट। टी टेस्ट तो लगेगा। टू कौन सा होता है? मैम जो इंडिपेंडेंट होते हैं, कंपैरिजन वो होता है कि आपने एक ड्रग दी है और उसका कंपेयर देख रहे हैं, इफेक्ट देख रहे हैं। हाँ तो जो जी। इंडिपेंडेंट पे लगता है T2 टेस्ट लगेगा। हाँ जी, इंडिपेंडेंट टेस्ट लगेगा हमारे पास, टू सैंपल इंडिपेंडेंट टेस्ट। मैं आपके साथ मिनी टैब की फाइल शेयर करती हूँ, दिस वन। हाँ जी, तो बोथ ग्रुप हमारे पास इंडिपेंडेंट है, एक का दूसरे के पर कोई इफेक्ट नहीं है। 8 रैट को एक ड्रग दे रहे हैं, 8 को दूसरी दे रहे हैं, टोटल 16 रैट है। दोनों ड्रग्स डिफरेंट हैं, एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो इस पे इंडिपेंडेंट अनपेयर्ड टू सैंपल टी टेस्ट लगेगा। ठीक है। सबसे पहले नंबर वन, आपने डेटा की नॉर्मेलिटी चेक कर लेनी है कि डेटा नॉर्मल है या नहीं। मैंने आपको नॉर्मेलिटी चेक करके सेंड किया था, तो बोथ डेटा इज नॉर्मल। आपने खुद करना है तो नॉर्मेलिटी चेक करनी है। अगर डेटा नॉर्मल है तो आप इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगाएंगे, अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ जाएंगे। ये डेटा जो है वो नॉर्मल है तो मैं डायरेक्ट जो है वो टी टेस्ट की तरफ जाती हूँ। तो वी हैव वन सैंपल टी टेस्ट, टू सैंपल, और दोनों के जो है वो टू ग्रुप्स हैं। ठीक है, और दोनों इंडिपेंडेंट है। नो, ये बोथ आर इन इट्स ओन कॉलम, सैंपल वन, सैंपल टू। ओके। हाँ जी, अभी मुझे जल्दी से कोई बताएगा रिजल्ट, क्या रिजल्ट्स हैं इसके? टी वैल्यू और पी वैल्यू देखें, पी वैल्यू देख के बताएं कि क्या बता रहे हैं। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है या अल्टरनेटिव? चैट में ही बता दो। ये सबको आना चाहिए बच्चों, नहीं तो इससे आगे नहीं हम जा सकते। दीज आर हम द नल बेसिक थिंग। हाइपोथेसिस रिजेक्ट null होगा। hypothesis रिजेक्ट है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है। हाँ जी, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है, तो हम इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे? जब हमने एक लाइन में रिजल्ट लिखना है तो क्या लिखेंगे कि टी टेस्ट क्या डिपिक्ट कर रहा है? बोथ ग्रुप्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, कि दोनों ड्रग्स का जो इफेक्ट है वो सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहा है। ओके। चलें जी, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। हाँ जी, suppose an environmental biologist want to test if the average concentration of a certain pollutant in a river is different from a known safe concentration। कि क्या एवरेज कॉन्सेंट्रेशन जो पोllutants के इस टाइम पे रिवर की है,
वो जो पहले से नोन सेफ कॉन्सेंट्रेशन थी उसके साथ मैच कर रही है, क्या अभी भी जो है वो रिवर जो है वो नॉन पोल्यूटेंट है, क्या अभी उसमें इतनी पोल्यूटेंट्स नहीं हुए कि वो सेफ लिमिट को क्रॉस करे, वो ये चेक करना चाह रहे हैं। द नॉन सेफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट पोल्यूटेंट मीन क्रोमियम इज 50 ppm पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, जो नॉन सेफ कॉन्सेंट्रेशन है फॉर एग्जांपल वो 50 पार्ट्स पर मिलियन है, दिस इज द मीन, नोन मीन। ठीक है, और बाकी द बायोलॉजिस्ट कलेक्ट अ सैंपल ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर एंड मेजर द पोल्यूटेंट कॉन्सेंट्रेशन इन 30 डिफरेंट लोकेशंस अलोंग द रिवर। यानी उसने 30 रेप्लिकेट्स लिए हैं अलोंग द रिवर, उसने 30 दफा सैम्पलिंग की है और उसमें से क्रोमियम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फाइंड आउट की है। तो टोटल जो नंबर है हमारे पास रेप्लिकेट्स हैं वो 30 हैं। द कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ये दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है जिसमें 30 जो है वो रेप्लिकेट्स हैं, क्रोमियम के एक रिवर से लिया गया है, और एक हमारे पास जो है वो मीन है जो पहले से नॉन कॉन्सेंट्रेशन है जो कि सेफ लिमिट है वो 50 ppm है। अब मुझे बताएं इस पे कौन सा टी टेस्ट लग सकता है, दिस इज वेरी इजी। One sample details. हाँ जी, वन सैंपल टी टेस्ट लगेगा इस पे। वेरी गुड। अच्छा जी, मैं जल्दी से इसको लेके जाती हूँ। वी हैव 50 ppm नॉन कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज द विंडो ऑफ मिनी टैब। स्टैट में जाएंगे, दिस डेटा इज आल्सो नॉर्मल। बेसिक स्टैटिस्टिक्स में वन सैंपल टी टेस्ट। ठीक है, अच्छा जी, वन or more sample in each column. We have this one, concentrations, और hypothesized mean हमारे पास क्या था, 50 ppm। यहाँ पे लिखा हमने, ओके किया, और ये आ गया। अब मुझे कोई रिजल्ट बताए। मैम यहाँ पे पी वैल्यू ग्रेटर एन 0.05 है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है। हाँ जी। नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं हमारे। जी, नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं हमारे पास, कि अभी हमारे पास इसका मतलब क्या है कि इक्वल टू 50 ही है। ठीक है, प्लूटेंट्स जो है वो अभी इतने ज्यादा नहीं हुए कि वो सेफर लिमिट क्रॉस कर सके। गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दिस वन। अच्छा जी, a wildlife biologist want to study the effect of habitat restoration on the nestling behavior of specific species of bird. The biologists record the number of nests constructed by 15 birds before and after habitat restoration. 15 बर्ड्स हैं, उन्हीं बर्ड्स को उसने देखा है कि बिफोर हैबिटेट जब वो डिस्ट्रक्टेड था और जब उसको रिस्टोर किया गया उसके बाद नंबर ऑफ नेस्ट जो है वो कितने कंस्ट्रक्ट किए हैं, सेम 15 बर्ड्स ने। ठीक है, डेटा ये है, नंबर ऑफ बर्ड्स उसने 15 ऑब्जर्व किए हैं बिफोर हैबिटेट रिस्टोरेशन, ये डेटा है, और आफ्टर ये डेटा है। नंबर ऑफ बर्ड्स सेम है, उन्हीं जो है वो उन्हीं बर्ड्स के ऊपर जो है वो दोबारा टेस्ट किया गया है आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, ऑब्वियसली जो रह गया है। हाँ जी, फिर भी बताएं कौन सा होगा। कौन सा टी टेस्ट अप्लाई होगा यहाँ पे। मैम पेयर्ड। पेयर्ड क्यों होगा। आफ्टर एंड बिफोर में वही नहीं होता पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, डिपेंडेंट टी टेस्ट।
हाँ जी, ये डिपेंडेंट है, पेयर टी टेस्ट बिल्कुल डिपेंडेंट है और एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है कि बिफोर क्या था और आफ्टर क्या था। जब भी बिफोर या आफ्टर का वर्ड आए तो आपने जो है वो डिपेंडेंट पेयर्ड टी टेस्ट लगाना है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास सैंपल 1, सैंपल 2 और ये हमारा डेटा आ गया। हाँ जी, अब कौन बताएगा? Either there is a difference between a number of nests before and after habitat restoration or not. बताओ जल्दी से। क्या डिफरेंस है या नहीं है बिफोर एंड आफ्टर? मैम डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट द डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ जी, देयर इज अ डिफरेंस कि आफ्टर हैबिटेट रिस्टोरेशन जो है वो नंबर ऑफ नेस्ट जो है वो ज्यादा होंगे। अच्छा जी, चलें जी, हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये टेस्ट भूल जाएंगे। ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस इट मल्टीपल टाइम्स, इसको प्रैक्टिस करें। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ। ठीक है, तो आपने अपना डेटा देखना है। इफ डेटा इज पैरामीट्रिक और उसमें टू ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, चाहे वो वन सैंपल टी टेस्ट अप्लाई हो रहा है, चाहे उस पे पेयर टी टेस्ट है, चाहे अनपेयर्ड या इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है, तो आप जो है उसको जो है वो पैरामीट्रिक टेस्ट के साथ अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपका डेटा कैटेगोरिकल है, आपने देखा ना कि अभी हमने जितना भी टी टेस्ट अप्लाई किए हमारे पास सारे का सारा क्वांटिटेटिव डेटा था, इसमें क्वालिटेटिव कोई डेटा नहीं था। ठीक है, अभी हम क्वांटिटेटिव डेटा के साथ हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं। तो अगर आपका डेटा जो है वो पैरामीट्रिक होगा तो आप, और टू ग्रुप्स होंगे तो आप टी टेस्ट अप्लाई करोगे। लेकिन अगर आपका डेटा कैटेगोरिकल होगा या पैरामीट्रिक नहीं होगा, ठीक है, नॉन पैरामीट्रिक होगा, आपने नॉर्मेलिटी टेस्ट अप्लाई किया, डेटा नॉर्मल नहीं था, तो फिर आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ जाएंगे। या अगर आपका डेटा कैटेगोरिकल है फिर भी आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ जाएंगे। हियर इज, सी दिस डिफरेंस। ठीक है, या अच्छा, वेरिएंस की बात जो है वो नेक्स्ट मैं आपको अनोवा में बताऊंगी, फिलहाल इसको छोड़ दें। ठीक है, अगर डेटा जो है वो नॉन पैरामीट्रिक है, नॉर्मल नहीं है, तो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, अगर ये गाशियन का मतलब है सिमेट्रिकल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, या जिसको हम जो है वो नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और नॉन गॉसियन का मतलब है जो है वो सिमेट्रिकल डेटा नहीं है, या तो राइट स्क्यूड है या लेफ्ट स्क्यूड डेटा है। अच्छा जी, अगर हम वन सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करेंगे तब जब हमारे पास डेटा नॉर्मल है। अगर डेटा नॉर्मल नहीं है तो हम विल्कोजन टेस्ट अप्लाई करेंगे, वन सैंपल विल्कोजन टेस्ट। ओके, अगर हमारे पास डेटा नॉर्मल है तो पेयर टी टेस्ट अप्लाई करेंगे, जो भी हमने किया बिफोर एंड आफ्टर। अगर हमारे पास डेटा नॉर्मल नहीं है तो हम टू सैंपल विल्कोल्सन टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास जो है वो अनपेयर्ड है या इंडिपेंडेंट है तो हम मैन्स विटनी टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये तीनों टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं अभी हम डेटा से जो है वो स्टार्ट करते हैं। टी टेस्ट हमने तीन टाइप्स पढ़ी हैं जो हमने पैरामीट्रिक डेटा पे अप्लाई की थी। जो आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा था उस पे अप्लाई की थी। अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और उसमें जो है वो आउटलायर्स भी आप देख चुके हो, उसके आप रेप्लिकेट्स भी लगा के देख चुके हो, वो फिर भी जो है वो नॉर्मल नहीं रहता, तो अब फिर आप जो है वो फाइनली नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ आएंगे। और जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है वो अल्टरनेटिवली आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। विल्कोल्सन टेस्ट जो है वो वन सैंपल विल्कोल्सन टेस्ट, paired या टू सैंपल विल्कोल्सन टेस्ट, एंड मेंस विटनी टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट टू सैंपल टेस्ट। अच्छा जी, अब हम इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो है डेटा मैं आपको दिखाती हूँ, दिस वन। जी, लेट्स से
वी आर मेजरिंग द एक्टिविटी लेवल, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर एंजाइम इन अ सैंपल ऑफ 15 पेशेंट्स। 15 पेशेंट्स हैं हमारे पास और उसका एंजाइम लेवल हम चेक कर रहे हैं। वी हाइपोथेसाइज दैट द मीडियन एंजाइम एक्टिविटी लेवल इन अ पॉपुलेशन इज 35। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारा। 15 जो है वो हमारे पास पेशेंट्स हैं और उसमें जो है वो एक्टिविटी लेवल, एंजाइम एक्टिविटी लेवल चेक कर रहे हैं और जो नॉन मीडियन है वो 35 है। अच्छा, हम एक नंबर वन याद रखिएगा, जब भी नॉर्म डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम मीन्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। और प्लस मीन के साथ साथ डेटा की वेरिएबिलिटी को देखा जाता है। जब भी टी टेस्ट अप्लाई होता है तो हम, अगर आप टी टेस्ट के फार्मूला के थ्रू किसी ने किया हो तो उसको याद होगा कि हम उसमें जो है वो स्टैंडर्ड फार्मूला में मीन्स भी हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, ठीक है। तो जो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा पे जो टेस्ट अप्लाई होते हैं, जैसे टी टेस्ट है, उसमें मीन और जो है उसका वेरिएंस, उसकी वेरिएबिलिटी को देखा जाता है और उसी के मुताबिक जो है वो टेस्ट अप्लाई होता है और शो किया होता है कि डेटा इधर इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट और नॉट। जो नॉन पैरामीट्रिक डेटा होता है उसमें मीन्स को कंपेयर नहीं किया जाता। पैरामीट्रिक टेस्ट्स में मीन को कंपेयर किया जाता है, प्लस उसकी जो है वेरिएबिलिटी को डेटा की चेक किया जाता है। नॉन पैरामीट्रिक डेटा तो पहले ही बहुत ज्यादा वेरिएबल है और अगर उसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। नॉन पैरामीटर क्यों, कैसे है, नॉन जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नहीं है वो पहले ही वेरिएबल बहुत ज्यादा है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा हाई होता है, तो फिर हम उसका मीन जो है वो चेक नहीं करते, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा तो मीन पे इफेक्ट ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम फिर उसके मीन के साथ कंपेयर नहीं करते बल्कि हम उन दोनों ग्रुप्स का मीडियन कंपेयर करते हैं, ठीक है। मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? कौन बताएगा? मैसेज में लिख दो। हमने सेंट्रल टेंडेंसी के 3 पैरामीटर्स पढ़े थे, मीन, मीडियन, मोड। मीडियन याद है किसी को क्या होता है? मीन तो पता है सबको, मीडियन भी पता होना चाहिए, इट्स इजी। बताएं जल्दी से। हाँ जी, जो डेटा की मिडल वैल्यू है, ठीक है, डेटा को अगर जो है वो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो जो डेटा की मिडल वैल्यू है उसको हम मीडियन कहते हैं, ठीक है। तो वेरिएबिलिटी से मीडियन वैल्यू इतनी इफेक्ट नहीं होती जितना ज्यादा मीन होता है। तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में हम जो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता उस पे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं और उसमें हम मीडियन को कंपेयर करते हैं कि क्या डेटा के मीडियन जो हैं वो एक दूसरे के साथ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं या नहीं, ठीक है। सो अगर मैं आपके साथ मिनी टैब की फाइल शेयर करूं तो यहाँ पे जो है वो मैंने डेटा लिखा है हमारे क्वेश्चन का कि एंजाइम एक्टिविटी जो है वो 15 पेशेंट्स की क्या 35 से डिफर कर रही है कि नहीं। तो ऑब्वियसली हम इसमें क्या लगाएंगे, वन सैंपल टेस्ट। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या डेटा नॉर्मल है, डेटा की नॉर्मेलिटी चेक करेंगे। हाँ जी, पी वैल्यू क्या शो कर रही है यहाँ पे? पी वैल्यू यहाँ पे शो कर रही है, पी वैल्यू इज लोअर देन 0.05। तो ये शो कर रही है कि डेटा नॉर्मल नहीं है। तो अगर आप ग्राफ की तरफ भी देखें तो डॉट्स जो है वो लाइन से काफी दूर है, तो डेटा नॉर्मल नहीं है। डेटा नॉर्मल नहीं है तो हम इस पे जो है वो वन सैंपल टी टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो हाँ, आपने क्या करना है, स्टैट में जाना है। स्टैट में जाने के बाद यहाँ पे नीचे टेस्ट आ रहे हैं, नॉन पैरामीट्रिक्स टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आपने वन सैंपल विल्कोल्सन
टेस्ट पे जाना है। ठीक है, स्टेट्स में जाना है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जाना है, वन सैंपल विल्कोल्सन टेस्ट पे जाना है। इसको क्लिक करना है। जस्ट आपने बिल्कुल उसी तरह से, क्योंकि हम मीडियन को टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने मीडियन लिखना है। तो आर मीडियन वाज, नॉन मीडियन वाज 35। एंजाइम एक्टिविटी लेवल चेक कर रहे हैं हम नॉन नॉर्मल डेटा पे। यहाँ पे आपने ओके कर देना है। यहाँ पे एक वैल्यू होगी हमारी डब्ल्यू वैल्यू, विल्कोल्सन स्टेटिस्टिक्स। जैसे हमारे पास वन सैंपल टी टेस्ट में टी वैल्यू थी, यहाँ पे डब्ल्यू वैल्यू होगी। ठीक है, ये है हमारे पास 67.50। और पी वैल्यू हमारे यहाँ पे हमारे पास है 0.028। ठीक है, ये यहाँ पे शो कर रहे हैं कि जो दोनों मीडियन हैं वो सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहे हैं, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। सेम ऐसे ही जैसे आपने टी टेस्ट के लिए किया था, लेकिन क्योंकि डेटा नॉर्मल नहीं था इसलिए हमने विल्कोल्सन टेस्ट पे आए। तो आपने वन सैंपल टी टेस्ट में हमेशा ये लिखना है कि मीन्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट और नॉट। लेकिन जब आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई कर रहे हो, विल्कोल्सन टेस्ट अप्लाई कर रहे हो, तो आपने कहना है मीडियंस आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे हम मीडियंस को कंपेयर करते हैं। गॉट इट? इस चीज की समझ आइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने इन दोनों के रिजल्ट्स कैसे लिखने हैं। बताएं मुझे जल्दी से चैट में, किस किस को इस चीज की समझ आई है। हाँ जी। ओके, आई एम रिपीटिंग। अगर आपके पास डेटा नॉर्मल है और आपके पास एक मीन गिवन है और आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल है, तो आपने एक गिवन मीन जो पहले से नोन मीन है और जो आपने न्यू डेटा सैंपल कलेक्ट किया है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। तो आप टी टेस्ट अप्लाई करोगे अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप इन दो मीन्स को कंपेयर कर रहे हो। लेकिन अगर आपका डेटा नॉर्मल नहीं है तो आप मीडियंस को कंपेयर करते हो। ठीक है, तो जब आप मीडियंस को कंपेयर करते हो तो आपने रिजल्ट्स भी ऐसे ही लिखने हैं कि मीडियंस आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, या मीडियंस आर जो है वो सिग्निफिकेंटली नॉट डिफरेंट। तो आप अपने रिजल्ट्स इस तरह से डिपिक्ट करोगे। अच्छा जी, नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। आई एम शेयरिंग विद एक्सेल फाइल। अच्छा, ये पेयर्ड वाला मैं बाद में करती हूँ, पहले हम करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है द नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज ऑब्जर्व्ड पर डे इन टू डिफरेंट हैबिटेट्स, हैबिटेट ए एंड हैबिटेट बी। ठीक है, एक सर्वे किया गया जिसमें ये देखा गया कि टू हैबिटेट्स में नंबर ऑफ स्पीसीज का कितना डिफरेंस है। तो दोनों हैबिटेट्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट अप्लाई होना चाहिए अगर ये डेटा नॉर्मल है। और अगर ये डेटा नॉर्मल नहीं है तो इस ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई होगा। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा है? मेंस विटिंग टेस्ट। ठीक है, तो मैं इस डेटा को लेके जा रही हूँ मिनी टैब में। ओके, सो यहाँ पे मैं सबसे पहले डेटा की नॉर्मेलिटी चेक करूंगी। बेसिक स्टेटिस्टिक्स, हैबिटेट 1, data is not normal, p value is less than 0.05। अगेन बेसिक स्टेटिस्टिक्स, मैं हैबिटेट 2 की नॉर्मेलिटी टेस्ट देखना चाहती हूँ। आइदर डेटा इज नॉर्मल और नॉट। यहाँ पे p वैल्यू जो है वो लेस देन 0.05 है। यहाँ पे भी डेटा नॉर्मल नहीं है। ठीक है, बोथ डेटा नॉट नॉर्मल, दोनों नॉर्मल नहीं है, तो हम जो है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे।
नॉन पैरामीट्रिक स्टैट में जाना है आपने, नॉन पैरामीट्रिक्स में जाना है, और यहाँ पे है मेंस विटनी टेस्ट, मैन विटनी यू टेस्ट। आप इस पे क्लिक करेंगे। Our first sample is habitat 1, second sample is habitat 2, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा 95 पे है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पी वैल्यू है, डब्ल्यू वैल्यू जो है वो 511.50 है, और पी वैल्यू 0.05 है, सॉरी 0.006 है। सो दिस इज मच लेसर देन 0.05। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो हैबिटेट्स हैं उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है स्पीसीज का, या उनके मीडियंस जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं, दोनों ग्रुप्स के मीडियन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं। तो ये आपका जो है वो टेस्ट है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, जब आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे और उनका डेटा जो है वो नॉर्मल नहीं होगा। इसी तरह से, हाँ जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई है बच्चों? बताएं मुझे, कहीं म्यूट करके साइड पे तो नहीं रख दिया? यस मैम, आ गई है समझ। मैम आ गई है समझ। ओके, अच्छा जी, जो तीसरा हमारा टेस्ट रहता है वो थोड़ा सा जो है वो मिनी टैब में कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली जो पेयर्ड है वो डायरेक्टली मौजूद नहीं है। मतलब जो विल्कोल्सन पेयर टेस्ट है वो डायरेक्टली मौजूद नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास आप इसके बाद ज्वाइन करें, इसमें कम टाइम रह गया है, वो उसमें करते हैं। ठीक है, इस क्लास को मैं एंड कर रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो पेयर्ड विल्कोल्सन टेस्ट को जो है वो स्टडी करेंगे कि वो किस तरह से लगाया जाता है। ओके, ओके मैम। नेक्स्ट